हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, यहाँ पर हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर का कंप्लीट ये जो पेपर आपका फाइनल एग्जाम क्लास 11th में आया हुआ था। तो इसको हम पूरा आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को और अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.310 इंटू 10⁻³ तो 0.310 इंटू 10⁻³ में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं। तो देखिए 0.310 इंटू 10⁻³ तो आपको पता होगा कि 10 की पावर जितने होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। केवल डेसिमल के पहले वाले जितने होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो ओके, 0.010 0.0310 ओके। तो यहाँ पे जो काउंट होने वाले डिजिट होंगे 3 डिजिट होंगे। ओके, सो 3 होगा, 1 होगा, 0 होगा। सो आंसर है सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे कितना होगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। ओके, लीनियर मोमेंटम, एरिया और टाइम, तीन के टर्म्स में आपको एनर्जी की डायमेंशन बनानी है। तो देखिए एनर्जी जो होती है वो आपको लीनियर मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म्स में लिखनी है। हम्म तो कैसे कर सकते हो, देखो आप लीनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना वो p² अपॉन 2m होता है। p² अपॉन p इक्वल टू √2me, तो E इक्वल टू p²/2m हुआ करता है। चलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको क्वेश्चन को लेकर के। तो एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, तो करते हैं सॉल्व इसको। हम्म चलिए ये हमारे पास शीट ओपन हो गई है। तो एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ हमको किसके टर्म्स में बनाना है, लीनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर हम एनर्जी जो है इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम की पावर ए ले लेते हैं, एरिया की पावर हम बी ले लेते हैं और टाइम की पावर हम क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। एक बार चेक कर लें कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं किया। लीनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, राइट। सो एनर्जी की डायमेंशन ml2 T⁻⁻²। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट खुलेगा तो उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए मोमेंटम कितनी होती है, मोमेंटम होता है P = m × v, तो दैट इज इक्वल्स टू ml T⁻⁻1। ओके, सो ये हो जाएगा ml T⁻⁻1 और होल टू दी पावर a। एरिया जो होता है बेटा वो होता है एल का स्क्वायर, सो एल का स्क्वायर की पावर बी, एंड टाइम तो टाइम है तो यहाँ पे टी की पावर सी। ओके, चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए m की पावर a है, इकलौता एक मास यहाँ पे है। ओके, और l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर हो जाएगा a+2b हो जाएगा, एंड टाइम की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, c हो जाएगी, -a+c। सॉरी यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे a भी है, -a+c, सो T⁻⁻a+c। चलिए कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पे a = 1 हो जाएगा, क्योंकि मास की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 दी गई है, मास का डायमेंशन 1 है। सो कंपैरिजन करने पर 1 हो जाएगा। नाउ a+2b = 2, लेंथ की टोटल 2 है, सो 1+2 इंटू b = 2, सो 2b हाउ मच, 1, एंड b = 1/2। यहाँ से जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है दैट इज E = k टाइम्स ऑफ, है ना, जो डायमेंशन बनेगी अपने पास में p की पावर a, तो p यानी कि मोमेंटम की पावर a मतलब 1, एरिया की पावर 1/2, एंड लास्ट c हमको निकालना है, तो -a+c = -2। a की वैल्यू आपने 1 निकाली थी, तो -1+c = -2, तो c = -2 + 1, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो c की वैल्यू आ गई -1, इट मीन्स T⁻⁻1। चलिए देखते हैं, 1 1/2 -1, ये पावर्स आई हैं, 1 1/2 एंड -1, तो p की 1 1/2 एंड -1। देखिए इसका करेक्ट आंसर c होगा। p की पावर 1 है, एरिया की पावर 1/2 है, एंड टाइम की पावर कितनी है, -1। p की पावर
ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में 1 है। ओके, और यहाँ पे भी क्या है, बी की वैल्यू 1/2 है, एंड सी इक्वल्स टू कितना, -1। चलिए, तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बी सी की वैल्यू। एंड करेक्ट आंसर पी की पावर 1, ए की पावर 1/2 एंड टी की पावर -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। Water drops fall at regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at instant. The first drop touches the ground. How far from the ground the second drop at the instant? चलिए, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए एक तरीके से सेकेंड ड्रॉप की हाइट कैलकुलेट करना है ना। सेकेंड ड्रॉप की आपको जो है यहाँ पर हाइट कैलकुलेट करना है। आइए कैसे करते हैं, तो हम क्वेश्चन को यहाँ ले आते हैं सेफली। ये देखिए, एक सेकेंड। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या सीन दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक टैप ले लीजिए, तो ये आपके पास में एक टैप लगा हुआ है और 3 पोजीशंस यहाँ पे ड्रॉप की मान लीजिए। ये देखिए ग्राउंड लेवल है ना, ये जो है ग्राउंड लेवल है। वाटर ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव। मतलब कि बेटा यहाँ से ये एक बूंद निकलने वाली है, ओके, और एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद दूसरी बूंद निकलेगी। अब देखिए ये वाली बूंद जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, ठीक है, ये वाली बूंद यहाँ पे पहुंच चुकी है, और ये वाली जो ड्रॉप है बेटा ये जमीन को टच करने वाली है, ये जस्ट जमीन को टच करने वाली है। ओके, तो हमको बताना है सबसे पहले, देखिए वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो टैप की हाइट दी गई है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving at the tap instant. The first drop reaches touches the ground. जिस समय पहली ड्रॉप जो है वो टच करती है ग्राउंड को, उस समय जो है ना बेटा, वो पहली वाली तीसरी वाली ड्रॉप निकलने वाली होती है। ये थर्ड नंबर की ड्रॉप है, ये निकलने वाली होती है। आपको बताना है कि सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन कहाँ पे होगी। देखो सेंटर पे हो नहीं सकती क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ड्रॉप नंबर 2 की पोजीशन आपको बतानी है कि वेयर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जमीन से इसकी आपको हाइट बतानी है कि जमीन से इसकी हाइट क्या होगी। अब बच्चों ये देखो कि आपको टाइम नहीं दिया गया है, बस ये बताया गया है कि ये जो ड्रॉप्स है ना ये रेगुलर इंटरवल में निकलती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप के साथ क्या हुआ है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट ड्रॉप की कैलकुलेशन यहाँ पे करना शुरू करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट ड्रॉप है, हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप आखिर कितना समय लेती है। जैसे फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से निकल करके नीचे आकर के गिर गई है, ओके, हमने इसका मान लिया टोटल टाइम टी है। ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे जमीन पे बैठी हुई है, जो जस्ट टच हो रही है, तो इसका हमने टाइम टी मान लिया है। तो कितना ट्रेवल करिए, यूजिंग फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास s इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, u को हम 0 लेंगे बिकॉज ये स्टार्टिंग पे रेस्ट पे है, और प्लस 1/2 जी की वैल्यू हमने 10 ले ली है, a की जगह g लगेगा, ओके, एंड t का स्क्वायर। तो बेटा ये अपने पास में कितना हो गया, 2 5 ज़ा 10, 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10t²। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10, सॉरी t² इक्वल्स टू 10/10, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास में t² इक्वल टू 1 आ चुका है, इट मीन्स t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब ये जो ऊपर एकदम ड्रॉप है ना, इसको ऊपर से नीचे आने में बेटा कितने का समय लगा है, 1 सेकेंड का वक्त लगा है। अब अगर इसको 1 सेकेंड का वक्त लगा है बेटा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो जब ऊपर वाली नीचे तक 1 सेकेंड में आ चुकी होगी तो मतलब 1 सेकेंड में 2 ड्रॉप्स आ चुकी हैं और तीसरी निकलने वाली हैं। तो 1 सेकेंड में एक तरीके से 2 ड्रॉप आ चुकी हैं, मतलब हर ड्रॉप कितने सेकेंड के बाद छूटेगी, 0.5 सेकेंड के बाद। तो टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू ड्रॉप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड। देखो मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब देखो ये टोटल 1 सेकेंड में पहुंची ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम भी 0.5 सेकेंड है, और तभी यहाँ से यहाँ कैरी हो रही है, और ये टाइम भी कितने सेकंड है, 0.5 सेकंड। अब आपको बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है ना।
तो इसकी पोजीशन के लिए आप ये देखो कि ये कितना ट्रेवल कर गई है, और उतना हम 5 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना ट्रेवल हमने लगाते हैं, एस इक्वल टू अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यदि हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एस इक्वल टू यू कितना, सेकेंड ड्रॉप के लिए, क्योंकि हम सेकेंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, 0 इंटू टी यानी 0.5 इंटू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 10 मान के चले हैं, इंटू 0.5 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर हो गया 0.25। तो 5 इंटू 0.25, 25 × 5 कितना होता है, 1.25 मीटर। तो बेटा ये जो है ना ड्रॉप है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ट्रेवल कर गई है, 1.25। ये जो ब्लू कलर का आप रास्ता देख रहे हैं, ये 1.25 मीटर है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए ग्राउंड से कितनी ऊपर है, तो अब फ्रॉम द ग्राउंड है ना, अबव फ्रॉम द ग्राउंड हाइट इसकी पूछी गई कि हाइट कितनी हाइट पे ये ड्रॉप है। तो टोटल कितना है, 5 मीटर इसकी टोटल मतलब गहराई है कह लो, या टोटल जितना इसको हाइट दी गई है 5 मीटर है, और 5 में से 1.25 मीटर चल चुकी है। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 3.75 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर ये जो ड्रॉप है बेटा यहाँ पे, इसकी हाइट कितनी होगी, दिस इज इक्वल्स टू 3.75 मीटर। डन। तो थर्ड आंसर हमारे पास में 3.75 मीटर आ चुका है, ये भी हमारे पास में 3.75 मीटर है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कराया हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इजी कैटेगरी का है, ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है इसे कह लो। अब फोर्थ की बात कर, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज 1, ठीक है ना, तो हम क्या लेते हैं, हम 2 यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो लेट द यूनिट वेक्टर बी, लेट द यूनिट वेक्टर्स बी ए कैप एंड बी कैप। 2 यूनिट वेक्टर आप ले लेते हैं, ए कैप और बी कैप। कह रहा है कि इन दोनों यूनिट वेक्टर का सम जो है वो क्या है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज 1। तो देखो बच्चों, ये ए कैप प्लस बी कैप का सम 1 दे रहा, मतलब ये क्या होगा, इसका ये रिजल्टेंट होगा। क्या होगा इसका, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक ना। ए कैप प्लस बी कैप इक्वल्स टू 1, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, 1 होगा। चलिए, तो आप जानते हैं बच्चों की रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपने पढ़ा है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट्स इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। अब बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1 दे दी गई है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना सेट होता है, 1 सेट होता है। सो मॉड ऑफ ए कैप इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ बी कैप इक्वल्स टू 1। अब आइए ये वैल्यू यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। सो रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1, अगला 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, एंड प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर अब देखिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, या ना भी करना हो तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ गया, आप इसी यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे, खैर आपको स्क्वायर करना ही चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। चलिए तो स्क्वायर करते हैं हम लोग इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगला स्टेप है आपके पास में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों स्क्वायर कर देंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू -1, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। कॉस की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होती है, कॉस की वैल्यू 1 होती है, 1 -1/2 होती है 120 डिग्री पे। तो बेटा ये आपके पास में थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये आ गया आपके पास में एंगल दो वेक्टर्स के बीच का। अब आपको कह रहा है कि आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना है, अगर ये है तो आपको इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपको डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी आपको बताया गया था कि डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो हुआ करता है, यहाँ पे +2ab की जगह -2ab cos थीटा आ जाता है ना।
तो डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक मिनट, यस, नाउ, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है -2AB cos थीटा। ये होता है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये हुआ करता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 × 1 × 1, एंड cos थीटा मीन्स cos 120 डिग्री, राइट। ये भी 1, ये भी 1, एंड -2 × हाउ मच, ये -1/2, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, सो ये कितना बन गया हमारे पास, 1 + 1 और माइनस माइनस +1, सो दिस इज इक्वल्स टू √3। ये हमारे पास कितना आ चुका है, √3। तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए इनका डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस आपके पास में कितना आएगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √3। नोट कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका √3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, सो हियर योर आंसर विल बी √3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू, इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ओके, तो आपसे देखिए रेशो वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हैं कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ करती है। सो दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, दिस शुड बी ओके। सो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले 2 सेंटीमीटर खींचा गया है, बाद में इसको 10 सेंटीमीटर खींचा गया है। चलिए, सो बच्चों आप जानते हैं कि U इज इक्वल्स टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ओके, सो यदि आप इसमें U1/U2 ले लें, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ के x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ के x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। अब U1 की वैल्यू आपको पता है, जो आपको U1 दिया गया है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U। फर्स्ट टाइम पोटेंशियल एनर्जी U है, सेकंड आपको फाइंड करनी है। 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, के कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले जो था वो कितना सेंटीमीटर आपने इसको एलोंगेट किया था, आई थिंक इट इज 2 सेंटीमीटर, या एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पे कितना, 10 का स्क्वायर करना है। ओके, so U/U2 is equals to 4/100, 4/100, तो बेटा ये कितना हो गया, 25 हो गया। सो U/U2 इक्वल्स टू 1/25, 1/25। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 25 ऑफ द फर्स्ट वन। तो आंसर कितना हो जाएगा, जो बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी आ रही है सेकंड केस में, वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कितने गुना हो जाएगी, 25 गुना हो जाएगी। सो इज इक्वल्स टू 25 ऑफ यू। सो आंसर कितना होगा, 25 यू। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ओके, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन क्या, मैं तो कहूंगा आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ करती है। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ करता है। आपको याद है कि आपके पास अगर कोई रिजिड बॉडी हुआ करती थी, तो इसकी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट अलग अलग, ये जैसे मान लो ये रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे है ना, इसको मिटा दो। चलिए हम ये रोटेशनल एक्सिस इसका यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अब इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट आपके जैसे पॉइंट M1 है, इसकी डिस्टेंस हो गई R1, और ये सेकंड पॉइंट है M2, इसकी डिस्टेंस हो गई R2। ऐसे nth पॉइंट है यू हैविंग, सो Mn एंड डिस्टेंस विद Rn, ये हो गया। तो हम ये कंसेप्ट करते थे कि हम अलग अलग पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर
प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, ये होता था। हम ये कहते थे व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, इन सारे पॉइंट की जगह हम एक वो पॉइंट लेते थे, द डिस्टेंस ऑफ मास। तो ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, अब मैं यहाँ पे पूरा पॉइंट मास कंसंट्रेट कर लेता था, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आती थी दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, मतलब आप, if we consider if we consider sum of all the mass at a point, if we consider sum of all the mass of a given rigid body at a point, then distance of this point from the rotational axis is called radius of gyration, and this will produce same moment of inertia. Okay, so if the radius of gyration is k here, so the moment of inertia in account of all the points will be I is equals to mk square. This is total moment of inertia. Here is also it is total moment of inertia. Now we can compare mk square is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn का स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो के बन रहा है ना, दिस इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप एक काम करो, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टोटल मास कैपिटल एम। ओके, अब अगर सारे के सारे मास को आप इक्वल मान लेते हो, मींस m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, कंटिन्यूअस बिल्कुल मास एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो एम एन, ओके, सबके सब मास आपस में क्या है, बराबर हैं। सो यू कैन राइट टोटल मास m इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल m। तो आप यहाँ पे रखेंगे के स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे m1 की जगह भी क्या आ जाएगा आपके पास में, एम आर स्क्वायर स्मॉल m, क्योंकि सबके मास इक्वल हैं, m r1 स्क्वायर देन m r2 स्क्वायर डॉट 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 m rn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n times of n number of particle and total m mass for each individual particle. Now k square equals to m can taken as a common, so अंदर बनेगा r1 square plus r2 square plus dot 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 rn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्मॉल m n टाइम्स, m से m कैंसिल कर दीजिए। सो ये आपके पास में रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पूछा गया है। सो k is equals to r1 square plus r2 square plus r3 square plus equals to up to rn square whole divided by n। ओके, सो k क्या होता है, जो k रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, दैट इज इक्वल्स टू आर एम एस वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल रेडियस ऑफ पार्टिकल अबाउट रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। तो बेटा रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो रेडियस होती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप जो है रेडियस ऑफ गायरेशन बोला करते हैं ना। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, ठीक है ना। और दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि इफ वी कंसिडर अ पॉइंट ऑन विच टोटल है ना, द total mass of the given rigid body lies, then the distance of this point from the rotational axis is called radius of gyration। और आप इसके रिस्पेक्ट में ये चीज लिख सकते हैं ना, आरएमएस वैल्यू वाला। सो हालांकि डिफाइन करना, अब यहाँ पे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया किसी बच्चे ने। सो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन हुआ है। हियर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, आप के का फॉर्मूला लिख सकते थे, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो सिक्स्थ वाला भी इजी था। सेवेंथ वाला, टू सैटेलाइट ऑफ मास m एंड 9m आर ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स ऑर्बिट रेडियस r, द टाइम पीरियड ऑफ देयर रेवोल्यूशन विल बी इन द रेशियो। देखिए आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का यहाँ पर कंसेप्ट लगा करके आपको टाइम पीरियड का रेशियो यहाँ पे मांगा गया है। ओके, आपसे टाइम पीरियड का रेशियो मांगा गया है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए
कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए मास कितना है, m है और 9m है। ऑर्बिटिंग प्लैनेट इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, दोनों के रेडियस क्या है, सेम है। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोला गया है कि क्या रेशियो होगा। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम बेसिक ही कहा जा सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आपको कराया गया है, देखा था आपने कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ पे। तो आपने देखा है कि जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का, वो प्लानेट सेकेंड पावर जो होती है वो प्लानेट से रेडियस के क्यूब के T2 प्रोपोर्शनल टू R क्यूब डिपेंड करती है। और टाइम पीरियड जो होता है मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो कोई भी प्लैनेट है अगर रेडियस सेम है, सो आंसर T1:T2 जो आएगा वो सेम होगा, दैट विल बी आंसर 1:1। तो इसका बेटा जो आंसर आपके पास में आएगा इट इज इक्वल्स टू 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो इट वाज सो इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय ई, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुआ करती है। थोड़ा सा आप याद करें इसको तो आपको याद आ जाएगा यहाँ पर कि टोटल एनर्जी कितनी हुआ करती है। अगर आपकी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आपको दी गई है ई, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुआ करती है, E/2 हुआ करती है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, E/2 हुआ करती है। ओके देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हमने। यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है ना, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2E हो जाएगी। मैं आपको रिलेशन भी बता देता हूँ आपको, तो आपको रिकॉल कर पाएंगे। देखिए जो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हुआ करती है -Gmm/r, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है दैट इज इक्वल्स टू कितनी होती है, -Gm/m/2r, ये हुआ करती है। तो अगर आप देखें कि यदि आप टोटल एनर्जी को E सपोज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर पोटेंशियल पूछा गया है कि टोटल पूछा गया है। तो यदि आप यहाँ पे टोटल एनर्जी को ई सपोज कर रहे हैं, हाँ, तो इसको सही करिए एक बार फिर से। E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इक्वल टू Gmm/2r एंड पोटेंशियल इक्वल टू Gmm/r। तो आप यदि देखिए पोटेंशियल, यदि इसको आप E सपोज कर रहे हैं तो ये जस्ट इसका 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। ओके, इसका कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्चुअली ज़्यादा होती है, निगेटिव के मामले में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और ये कम हुआ करता है बिकॉज ये हाफ हो गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यदि हम करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ई दी गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी। तो टोटल एनर्जी अगर सैटेलाइट की ई दी गई है तो पोटेंशियल इसका जस्ट डबल हो जाएगी, तो आंसर इक्वल्स टू कितना होगा, 2E होगा। यस, 2E हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस के कंप्रेशन में किस टाइप की इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है। अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो तो गैस के कंप्रेशन में कौन सी इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है। तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की बात की थी क्या हमने। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का मतलब है ना, क्वेश्चन का मतलब है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है और स्ट्रेन जो डेवलप होती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होती है। यहाँ पर इनको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पूछना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आंसर आएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, an electric appliances supplies 600 joule per minute heat to the system. The system deliver power of 90 watt. How long it will take to increase the potential energy by 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। तो यहाँ पे आपसे टाइम इंटरवल पूछा गया है कि इसकी एनर्जी जो है
इतने होने के लिए कितना समय लगेगा? देखो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इसमें एप्लीकेशन हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सप्लाई 600 जूल पर मिनट हीट टू द सिस्टम, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि किसी सिस्टम को 600 जूल पर मिनट की एनर्जी, सॉरी ये हमारे पास में टाइम पूछा गया है, 600 जूल पर मिनट की हीट एनर्जी दे रहा है। द सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट। तो सिस्टम जो है और इसको 90 वॉट की पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक ना। हाउ लॉन्ग इट विल टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी बाई 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल। बताइए ये कितना टाइम लेगा जब तक कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है, हल्का सा इसमें इन्होंने ट्विस्ट किया है। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th है, 8th है, क्वेश्चन नंबर 10th है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सप्लाईज 600 जूल पर मिनट ऑफ हीट, मतलब कि ये रेट ऑफ हीट दी गई है। सो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 600 जूल पर मिनट, ठीक है। ये दी गई है 600 जूल पर मिनट। तो एक काम करो, इसको पर मिनट को आप पर सेकेंड में बदल लो सबसे पहले। तो 600 जूल अपॉन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो बेटा 60 एक जीरो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 10 जूल पर सेकेंड की ये सिस्टम को हीट डिलीवर की जा रही है। ओके, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर द सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट, है ना। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बाई 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि टू पॉइंट, यहाँ पर कह रहा है आपको कि कितना टाइम लेगा कि इसकी एनर्जी जो है 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड हो जाए। कितने टाइम में इसकी एनर्जी 2.3 इंटू 10 की पावर 3 जूल, मतलब कि जो वर्क डन है या काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, दैट इज इक्वल्स टू 2.3 जूल इंटू 10 की पावर 2.5 है ये, सॉरी 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल। कह रहा है कि इतना इंटू 10 की पावर 3 जूल, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल हो गई है। इतना होने के लिए कितना टाइम लगेगा, जबकि आपको ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी, ये तो आपके पास में क्या है, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई है ना। इतनी काइनेटिक एनर्जी हो, सॉरी सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, इफ द सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट। अब कह रहा है कि अगर सिस्टम पावर 90 वॉट हो जाती है तो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, सॉरी बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसको मैं लिखूंगा कितना, डेल्टा यू लिखूंगा, कितना लिखूंगा, डेल्टा यू। और आपको दिया गया है कि जो पावर है, तो पावर इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, वर्क अपॉन टाइम जो दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज गिवन 90 वॉट, 90 वॉट, दैट इज इक्वल्स टू 90 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। ये चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको पूछा गया है कि इस सब प्रोसेस में आपको टाइम कितना लगना है, इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगना है। चलिए, तो क्या ये रूल होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वर्क डन, ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ पे डेल्टा टी का डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ये क्या बन गया, ये बन गया रेट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में दी गई हीट, और यहाँ पे पर सेकेंड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड पर सेकेंड इन वर्क डन, मीन्स पावर बन गया ये। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट वैल्यू आई थिंक आपने 100 निकाली है, नो 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 10 जूल निकाली है।
सो यहाँ पर 10 जूल पर सेकेंड। डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी ही तो हमको कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा यू आपने कितना कैलकुलेट किया? 2.5 इंटू 10⁻³ सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर आपको जो वर्क डन पर यूनिट टाइम मीन्स पावर आपको दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 90 प्लस हाउ मच? प्लस आपको दिया गया है 90। ओके, वर्क अपॉन टाइम आपको ये 90 दिया गया। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि बताइए यहाँ पे टाइम कितना होगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे 600 जूल है कि 6000 है? 600 जूल पर मिनट, 600 जूल पर मिनट। देखिए ये क्वेश्चन स्किप हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 1000 होना चाहिए तभी ये आंसर बनेगा, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका गड़बड़ जा रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को बोनस होना चाहिए। यहाँ पे 600 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6000 होना चाहिए। क्योंकि जब 6000 होगा, जब आपका आंसर यहाँ पे 6000 हो जाएगा, देख लो, तो 6000 जब हो जाएगा तो आप 60 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। अभी तो आंसर इस तरीके से आपका नेगेटिव हो रहा है, अगर 10 रखा है तो यहाँ पे बेटा 100 होगा। तो अब 100 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद 100 माइनस 90 इक्वल्स टू हाउ मच? 10। So 10, this will be equal to 10 equal to 2.5 into 10⁻³ upon delta t. So delta t की वैल्यू 2.5 into 10⁻³ अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा? 2.5 अपॉन 10 हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2.5 से यहाँ पे आ जाएगा 100, 25 से एक बार 4 हो जाएगा और 1000, तो ये 1000 हो गया। इसको आपने कैंसिल कर दिया 25 बार और एक जीरो आ गया तो 250। तो आंसर हाउ मच टाइम? टाइम इज इक्वल्स टू 250 सेकेंड्स। 250 सेकेंड्स अपने पास में आंसर आएगा। चलिए ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें टिपिकल नहीं था, यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आई थिंक ये बेटे बोनस होना चाहिए, क्योंकि अगर बोनस नहीं हुआ तो इसका आंसर फिर नेगेटिव में आएगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे इसको 10 लेके करेंगे, क्योंकि जैसे 10 आ रहा था अपने पास में, ये कितना आ रहा था? ये देखिए 10 जूल आ रहा था। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है बेटा कुछ ना कुछ, है ना। क्योंकि अगर आप इसको 10 लेके करेंगे तो आपका आंसर फिर नेगेटिव बन जाएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा डन हो चुका है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 10 नंबर डन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको मैंने सामान्य भाषा में बोलता रहा हूँ कि एक गैसियस मॉलिक्यूल कितने तरीके से डांस कर सकता है ना। मतलब total number of ways in which a gaseous molecule can can possess energy, या total number of molecules in which, in number of ways in which a gaseous molecule can perform its motion, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए डेफिनेशन लिख। तो ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं। वैसे मैंने बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वाइब्रेशन, या द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस यहां तक आपको ये बात लिखनी थी। इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव, मतलब वो कितने तरीके से चल सकता है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। बाकी की चीज तो हमारे काम की नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल लिख देना था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में कोई मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक मोनोएटॉमिक गैस है लाइक हीलियम, तो हीलियम के पास में तीन वेज होते हैं चलने के, है ना। ये होता है अपने पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो थ्री डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। थ्री इंडिपेंडेंट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो सकती हैं, तीन वेज हो सकते हैं इसके चलने के। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ करती? 3 होती है। सॉरी, यहाँ पे एन नहीं लिखना चाहिए था, मुझे एफ लिखना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 हुआ करती है। ठीक है ना।
और यदि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 3n माइनस क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं ना, 3n-b भी बोल सकते हो आप। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस है, एंड बी आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक सिंपल सी डेफिनेशन एक बार फिर से बोल दूंगा, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट्स इट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ अ मेटल बॉल इज रिप्लेस बाय द वुडन बॉब। मेटल बॉब होता है ना, जो लटका हुआ होता है। तो बेटा ये तो फिर से वेरी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप जानते हैं बच्चों की जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सो आप देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, एंड दूसरा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी मास की रिलेशनशिप नहीं है कि मास पे कहीं पे डिपेंड करता हो। तो क्योंकि नेचुरली मेटल का अगर बॉल है तो उसका मास ज़्यादा होगा, लकड़ी का कम होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या कोई चेंज आएगा, आंसर आएगा नो चेंज। व्हाट विल हैपन, आंसर नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो कई बार कराया गया आपको। अ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड कैपिटल ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, कह रहा है कि किस पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बॉडी की 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल रिमेनिंग 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ के वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और यहाँ पे मैं 1/4 लिखना भूल गया, तो 1/4 टाइम्स हो गई ना, तो यहाँ पे मैं पीछे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना। 1/4 ये किसका फॉर्मूला है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए तो अब हमको सॉल्व करना है, तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए, के से के कैंसिल कर दीजिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन कितना 4, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4। So y is equals to under root of a square by 4, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए बाई 2। ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दो जगह, एक y इक्वल्स टू पॉजिटिव ए बाई 2 और दूसरा y इज इक्वल्स टू नेगेटिव ए बाई 2। आपके आंसर आएंगे। इन जगह पे जो एनर्जी होगी ना वो टोटल एनर्जी की 1/4 रह जाएगी, है ना। टोटल एनर्जी की 1/4 रह जाएगी। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 99 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो दो वेवलेंथ यहाँ पे दी गई हैं, इसको लैम्डा 1 ले लीजिए। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 99 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.99 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया। एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू हाउ मच, 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये हो चुका है। ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 396 मीटर पर सेकेंड, दोनों की जो स्पीड दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 396 मीटर पर सेकेंड। मेड टू इंटरफेयर, यहाँ पे भी जो स्पीड दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 396 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहली बात आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको इसकी दोनों की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। आई गेस इसकी न्यू 1 है और इसकी कितनी है, न्यू 2। देन इसके बाद नंबर ऑफ बीट्स निकालने पड़ेंगे आपको पर सेकेंड, मतलब बीट फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसके देखिए फॉर्मूला लगता है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं, फर्स्ट केस में वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 396, न्यू की वैल्यू पता नहीं है, एंड लैम्डा इक्वल टू कितना दिया गया है 0.99। ओके, सो न्यू इक्वल्स टू 396 डिवाइडेड बाई 0.99।
ठीक है ना, बिकॉज हमने इसको v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सो लैम्डा नीचे चला गया यहाँ पे 0.99, जिसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया था। सो ये सॉल्व कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 99 है, 99 से 396 आई थिंक 4 टाइम्स होना चाहिए। 99 इंटू 396 देख लेते हैं, 99 का 4 में मल्टीप्लाई करके 99 इंटू 4 इक्वल्स टू, यस 396 बिल्कुल सही। सो कितना आ गया बेटा, ये दिस इक्वल्स टू 400 है ना, बिकॉज ये 4 टाइम्स चला गया, और तो 400 आपकी फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी आ गई, 400 हर्ट्स पहली फ्रिक्वेंसी। अब दूसरी फ्रिक्वेंसी अगेन फिर से निकालते हैं। सो 396 सेकेंड वाले वेव के लिए 396 v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इंटू लैम्डा, लैम्डा आपके पास कितनी दी गई है 1 मीटर, सो न्यू टू इक्वल्स टू हाउ मच इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 396 हर्ट्ज, ये हो गया। नाउ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस बोलते हैं, उसी को बीट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना, बीट्स फ्रिक्वेंसी। तो बीट प्रोड्यूस्ड क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस, ओके, या बीट्स फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वन माइनस न्यू टू। ये फॉर्मूला होता है दोनों की फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस। सो न्यू वन आपके पास में कितना है 400 हर्ट्ज है, और न्यू टू कितना है 396 है। सो करेक्ट आंसर मॉड लेने के बाद कितना हो जाएगा, आंसर विल बी इक्वल्स टू 4 हर्ट्ज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे 4 हर्ट्ज, यानी कि 4 बीट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस बोला गया था, पर सेकेंड में कितने होंगे, आंसर 4 बीट्स। ओके, सो दिस हैज बीन डन, क्वेश्चन नंबर 14 डन। इसको नोट कर लें इस तरीके से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।